हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कमीशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। थर्ड सीजीएल सचिवालय सहायक सेट प्रैक्टिस जीके और साइंस का 75 क्वेश्चन जो हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं। सेट प्रैक्टिस 20 है और इससे पहले का सेट प्रैक्टिस अगर आप देखना चाहते हैं तो केसरिया कमीशन क्लास यूट्यूब चैनल को सर्च करके आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको लगातार हम पूर्णतः बीएसएससी के पैटर्न पर आधारित सभी क्वेश्चन को दे रहे हैं, जो कि ट्रेंडिंग क्वेश्चन भी रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन से भी आप इसको जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जो प्रीवियस क्वेश्चन होता है। फ्रेंड्स, हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि हम बेस को जो रखे हैं, हम जो बेस्ड रखे हैं वो रखे हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से क्वेश्चन को हम आपको देने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि आजकल जितना भी एग्जाम आपका होने वाला है वो सारा एग्जाम अब बेस को एनसीईआरटी को बना रहा है। तो आपको हर हाल में अब एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। तो क्यों ना हम ऐसे पढ़ाई करें सिलेबस को लेके कि पहली बात तो सिलेबस दिया हुआ है तो ये कंफर्म है कि कौन सा सब्जेक्ट से एवरेज कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरी बात कि ये भी जान रहे हैं कि अब बेस्ड धीरे धीरे बनता जा रहा है एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन को हम देने का प्रयास कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आने वाले समय में हम एनसीईआरटी का जितना भी महेश कुमार बरनवाल का बुक है आपके पास या मार्केट में अवेलेबल है, उसका सभी का हम क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो सारा आपके पास अपलोड हम कर देंगे यूट्यूब पर। आप उसे आसानी से एग्जाम से पहले देख लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि एनटीपीसी में बहुत सारा क्वेश्चन साइंस का खास करके तौर पर ऐसा रहा था जो आपको उसी बुक से पूछा था। तो क्यों न जहां से क्वेश्चन बार बार ट्रेंडिंग चल रहा है क्वेश्चन, उस पुस्तक को भी पढ़ लिया जाए, उस किताब को भी पढ़ लिया जाए। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा जो रहा है वो है बिहार को दिल्ली। फ्रेंड्स, एक बात और चर्चा कर देना चाहेंगे, जब आप हमसे अगर टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो वहां भी केसरिया कमीशन केसीसी ऑफिशियल से अगर सर्च करेंगे तो वहां आ जाएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक के डिस्क्रिप्शन में, जो कि यूट्यूब चैनल आप देखते हैं उसके डिस्क्रिप्शन में हम वहां का लिंक दे देते हैं, वहां से भी डायरेक्ट हमसे आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने का बेनिफिट यह होगा आपको कि आने वाला जितना भी प्रकार का ट्रेंडिंग क्वेश्चन होगा या रिलेटेड क्वेश्चन होगा या प्रीवियस क्वेश्चन होगा, जो भी हम यूट्यूब पर डालेंगे वो आपको पीडीएफ के रूप में वहां अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला पहला सुल्तान कौन सा था? ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या रजिया सुल्तान। आपका सही आंसर होगा इल्तुतमिश ने पहली बार बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला सुल्तान रहा था। वही अगर मुगल काल की बात किया जाए कि कौन सा मुगल शासक था, मुगल शासक की अगर बात किया जाए कौन सा मुगल शासक था जिसने बिहार को अपने शासन यानी कि मुगल काल में मिलाया था, तो वो था अकबर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। सही आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन से ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन जुड़े हुए थे। ध्यान रखेंगे, स्वदेशी आंदोलन जो शुरू हुआ था भारत में 1955 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरोध में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस संस्था के द्वारा वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? आपका ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, सेबी, राष्ट्रीय विकास परिषद या नीति आयोग। आपका सही आंसर होगा नीति आयोग जो है उस संस्था के द्वारा वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में ग्रामीण आबादी सबसे अधिक साक्षर है? ऑप्शन है पटना, मुंगेर, औरंगाबाद या रोहतास। सबसे साक्षर जिला भी बिहार का जो रहा है वह रोहतास ही रहा है। तो ग्रामीण आबादी के दृष्टिकोण से भी सबसे साक्षर जिला जो होगा वो रोहतास होगा। यहाँ का साक्षरता ध्यान देंगे, ग्रामीण आबादी की साक्षरता 74.74% रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वर्गों को सुमेलित करके सही उत्तर की पहचान आपको करना है। आपका पहला वर्ग ए में दिया हुआ है और वर्ग बी से आपको मिलान करने के लिए कहा गया है। ध्यान देंगे, सबसे बड़ी पादप कोशिका किसकी होती है? तो वो होती है कालेपो टैक्सीफोलिया की। बिल्कुल सही मिला हुआ है। दूसरा है पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो वो होती है शुक्राणु स्पर्म की। तीसरा, मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो ध्यान रखेंगे तंत्रिका तंत्र की।
और सबसे बड़ी कोशिका ओवरऑल किस में होती है, तो वो शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है। आपका आंसर निकल के आता है 1 4 2 3। आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नास्डेक में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन रही है? ऑप्शन आपके पास रिलायंस, टीसीएस, एचसीएल या इंफोसिस। आपका सही आंसर होगा इंफोसिस जो है वो नैस्डैक में सूचीबद्ध होने वाली भारत की पहली कंपनी है। इंफोसिस को नैस्डैक में 1999 ईस्वी में शामिल किया गया था। अब ध्यान देंगे यह नैस्डैक क्या है, तो अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है। अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तिथि को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 2 फरवरी, 9 जनवरी, 4 फरवरी या 11 दिसंबर। आपका सही आंसर होगा प्रत्येक साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में मनाया जाता है 2 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस हार्मोन को प्रेगनेंसी कहा जाता है? ध्यान देंगे किस हार्मोन को प्रेगनेंसी कहते हैं? ऑप्शन है एल्डोस्टेरोन को, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन को, ऑप्शन सी मेलाटोनिन को या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से प्रोजेस्टेरोन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में घोघा झील कहां स्थित है? ऑप्शन है कटिहार, बेगूसराय, पटना या नालंदा। आपका सही आंसर होगा कटिहार में घोघा झील बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RH कारक का नाम किसके कारण पड़ा है? ऑप्शन है बंदर, चिंपैंजी, मनुष्य या इनमें से कोई नहीं। अब समझेंगे RH कारक जिसे RH फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है, इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी खोज 1940 ईस्वी में होती है, जो कार्ल लैंडस्टीनर और बीनर नामक विद्वान का लैंडस्टीनर एवं बीनर नामक विद्वान के द्वारा 1940 ईस्वी में RH फैक्टर की खोज होती है। RH फैक्टर का संबंध हमारे ब्लड से होता है, शरीर के ब्लड से होता है, और यह किसके कारण नाम पड़ा है? तो आपका सही आंसर होगा बंदर के कारण इसका नाम RH फैक्टर दिया गया है। अब जिस व्यक्ति में यह RH फैक्टर मौजूद होता है उसे पॉजिटिव, और जिस व्यक्ति में RH फैक्टर नहीं पाया जाता है उसे निगेटिव RH फैक्टर वाला ब्लड ग्रुप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है? आपका ऑप्शन में है बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड या उत्तर प्रदेश। आपका सही आंसर होगा झारखंड राज्य सरकार के द्वारा छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे, सांद्र सेलों में विद्युत ऊर्जा होती है। आपका ऑप्शन है 1 बिलियन से दूसरे बिलियन में पदार्थों के अंतरण के कारण होती है, ऑप्शन बी ताप के कारण होती है, ऑप्शन सी ईंधन के कमी के कारण होती है या ऑप्शन डी रासायनिक क्रिया के कारण होती है। आपका सही आंसर होगा सांद्र सेल में विद्युत ऊर्जा जो होती है वो रासायनिक क्रिया के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के 1 ग्राम में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? आपका ऑप्शन है 6.023 × 10⁻23 जो कि एवोगाद्रो संख्या होता है, एक एवोगाद्रो संख्या का मान होता है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में है 3.346 × 10⁻22, ऑप्शन सी में 33.446 × 10⁻22, ऑप्शन डी में है 0.3345 × 10⁻22। सही आंसर होगा कि पानी के 1 ग्राम में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं, तो जल के 3.346 × 10⁻22 अणु मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस 2022 की थीम क्या रही है? आपका ऑप्शन है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज वर्डन एंड सेव दिस, ऑप्शन नंबर बी जीरो मलेरिया ड्रॉ द लाइन अगेंस्ट मलेरिया, ऑप्शन सी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी या ऑप्शन डी एंड मलेरिया
इन डिजीज। सही आंसर होगा। विश्व मलेरिया दिवस 2022 की जो थीम रही है वह हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव दिस रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्लॉइडों का शोधन किया जाता है। ऑप्शन है अपक्षेपण द्वारा, ऑप्शन बी उर्णन द्वारा, ऑप्शन सी विसरण द्वारा या ऑप्शन डी निष्पंदन द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपक्षेपण द्वारा कोलाइडो का शोधन किया जाता है। ध्यान देंगे कोलाइडी बिलियन में परिक्षेपण कणों का आकार जो होता है, ध्यान देंगे इसका आकार जो होता है कोलाइडी बिलियन में ध्यान देंगे अब परिक्षेपित जो कण होता है, जो उसमें मिलाया हुआ कण होता है, परिक्षेपित कण होता है जो कोलाइडी बिलियन होते हैं, उसके आसपास जो कण को छितरा दिया जाता है तो उसका जो आकार होता है वह 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से लेकर 10⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। क्लियर। इसके अंतर्गत कोलाइडी का उदाहरण के रूप में हम देखेंगे तो गोंद, रक्त, स्याही ये सभी होता है और कोलाइडी को ध्यान देंगे नग्न आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। उदाहरण में याद रखेंगे कोलाइडी का उदाहरण याद रखेंगे स्याही, रक्त, गोंद ये सभी को रखा जाता है। इसके उदाहरण कोलाइडी बिलियन के उदाहरण के तौर पर रखा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल जल की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होता है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन है एक ऑर्गेनिक दवा होती है एल्कोहल इसलिए, दूसरा में इसका हिमांक जल से कम होता है इसलिए, ऑप्शन सी इसका वाष्प दाब जल की अपेक्षा 2.5 गुना अधिक होता है इसलिए, या ऑप्शन डी इसका क्वथनांक जल की अपेक्षा कम होता है इसलिए। तो एल्कोहल जल की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि इसका वाष्प दाब जल की अपेक्षा 2.5 गुना अधिक होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयनिक आबंध बनता है जब एक परमाणु, ऑप्शन है निम्न आयनन ऊर्जा रखता है, ऑप्शन बी निम्न आयतन ऊर्जा रखता है और दूसरे उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता रखता है, ऑप्शन सी उच्च आयनन ऊर्जा रखता है तथा दूसरा निम्न इलेक्ट्रॉन बंधुता रखता है, ऑप्शन डी इस उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता रहता है इसलिए। ध्यान देंगे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक आयनिक आबंध जो बनता है जब परमाणु में क्या होता है, कौन सी ऐसी क्रिया होता है जिसके कारण से एक आयनिक बंधन बनता है। तो आपका सही आंसर होगा इसका निम्न आयनन ऊर्जा, आयतन नहीं होगा यहाँ पे, आयनन निम्न आयतन ही होना चाहिए, निम्न आयतन ऊर्जा रखता है और दूसरा उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता रखता है। क्लियर। इसको मिटा देते हैं। एक आयनिक आबंध तब बनता है जब परमाणु में निम्न आयतन ऊर्जा होती है और दूसरा उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भिन्न व्यास की 2 कोशिका नलिकाएं जल में डुबोई जाती है तो जल का उत्थान होता है। ऑप्शन है छोटी त्रिज्या की नलिका में अधिक होता है, ऑप्शन बी बड़ी त्रिज्या की नलिका में अधिक होता है, ऑप्शन सी त्रिज्याओं से स्वतंत्र तथा दोनों नलिका में बराबर होती है, ऑप्शन डी दोनों नलिकाओं में शून्य होती है। आपका सही आंसर होगा कि यदि भिन्न भिन्न व्यास का 2 कोशिकीय नली है तो ऐसे में जल में डुबोई जाती है। अब उसको जल में डुबोई जाती है, डुबोई जाने पर जल का उत्थान क्या होगा? तो छोटी त्रिज्या की नलिका में जल का उत्थान अधिक होगा। अब देखेंगे ये छोटी नलिका बड़ी नलिका क्या मतलब हुआ। एक है जिसका व्यास इतना लिया गया है, ये नलिका है। क्लियर। और दूसरा है जिसका व्यास ज्यादा लिया गया है, एक ज्यादा व्यास वाला नलिका है, कम व्यास वाला नलिका है। अब जब इसमें नलिकाएं जल में डुबाई, इन दोनों को जल में डुबाई जाएगी तो जल का उत्थान यानी जल जो होगा वह इस नलिका में ऊपर ज्यादा जाएगा, इस नलिका में ऊपर ज्यादा जाएगा। अब देखेंगे इस नलिका को डुबाया जाएगा जल में तो ये पूरे पहले जल जो होगा वह आयतन पूरे व्यास में फैलेगा और इसका व्यास ही कम है तो यह कम आयतन को ग्रहण करके ये ऊपर जल्दी पहुंच जाएगा, अतः ज्यादा उत्थान होगा छोटी त्रिज्या की नलिका में अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्व बल जिससे पृथ्वी चंद्रमा की ओर आकर्षित करती है वह क्या होता है? ऑप्शन है उस बल से अधिक होगा
जिसे चंद्रमा पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है। ऑप्शन बी, उस बल के बराबर होगा जिसे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है। ऑप्शन सी, उस बल से कम होगा जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। सही आंसर होगा कि गुरुत्व बल जिससे पृथ्वी चंद्रमा को आकर्षित करती है वह उस बल के बराबर होता है जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करती है, तभी वह अपनी ओर आकर्षित कर पाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई पिंड एक वृत्ताकार पथ में एक समान गति करता है तो उसका वेग क्या होता है? ऑप्शन है परिवर्तित होता है, ऑप्शन बी लंबवत होता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित होता है, या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा परिवर्तित हो जाता है। जब कोई पिंड एक वृत्ताकार पथ में एक समान गति से गतिमान है तो उसका वेग जो होगा वह परिवर्तनीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका जीवन काल यानी लाइफ पीरियड जो होता है वह सर्वाधिक होता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC या नाइट्रस ऑक्साइड। आपका सही आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड का जीवन काल इनमें से जो दिया हुआ है उसका सबसे अधिक होता है। क्लियर? नाइट्रस ऑक्साइड जिसका प्रयोग के रूप में अगर आप देखेंगे तो शल्य चिकित्सा में किया जाता है। इसका प्रयोग नाइट्रस ऑक्साइड N2O नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग जो होता है लाफिंग गैस के रूप में, चिकित्सा क्षेत्र के रूप में, बेहोशक के रूप में भी इसका इस्तेमाल चिकित्सा क्षेत्र के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भौतिक वातावरण का तत्व इसमें से नहीं है? भौतिक एटमॉस्फेयर, फिजिकल एटमॉस्फेयर जो है उस किसका तत्व नहीं है? भौतिक वातावरण के अंतर्गत किसको शामिल नहीं किया जाएगा? आप ये समझ सकते हैं। ऑप्शन है स्थल रूप को, मिट्टी को, खनिज पदार्थ को या बस्ती को। तो क्या भौतिक वातावरण के तहत प्रकृति खुद से वस्तु बनाती है या हम लोग बनाते हैं? तो हम लोग बनाते हैं, तो ये नेचुरल भौतिक वातावरण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। बस्ती को हम लोग बसाते हैं। मनुष्य की जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती है बस्तियां बढ़ते चली जाती है। क्लियर? स्थल जो होता है, लैंड फॉर्म्स जो होते हैं वो प्रकृति की ही देन है, मिट्टी प्रकृति की देन है, खनिज पदार्थ प्रकृति की। तो पहले से ये सभी भौतिक वातावरण में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित त्योहारों में से कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन है फूलदेई उत्तराखंड में स्थित है। अब दूसरा में क्या दिया हुआ है? सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा में। ऑप्शन सी पोइला बैसाख बांग्लादेश में, या उपर्युक्त सभी मिलान सुमेलित किया हुआ है। तो फूलदेई उत्तराखंड में बिल्कुल सही है, सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला बिल्कुल सही है, पोइला बैसाख बांग्लादेश में होता है ये भी सही है। सभी त्योहार बराबर मिला हुआ है। तो आपका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन गुणांक यानी RQ होता है। क्लियर? श्वसन गुणांक कितना होता है? ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास C/N यानी कार्बन बटा नाइट्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन बटा कार्बन, ऑप्शन सी CO2/O2, ऑप्शन डी O2/CO2। आपका सही आंसर जो होगा वो RQ यानी श्वसन गुणांक जो होता है वो CO2/RQ होता है। ध्यान देंगे। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि RQ का फॉर्मूला ही होता है RQ बराबर, ध्यान रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड बट्टा वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड, यह इसका फॉर्मूला ही होता है। तो CO2/O2 होता है। अब ध्यान रखेंगे कि जब श्वसन में वसा का उपयोग सबसे ट्रैट के रूप में हो जाता है तो क्या होता है? RQ 1 से कम हो जाता है। वसा का उपयोग जो होता है ट्रेट के रूप में हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में RQ 1 से कम हो जाता है। क्लियर? ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को पाश्चराइजेशन किया जाता है। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है कि किस पर किया जाता है, कितने मिनट तक किया जाता है और कितने डिग्री सेल्सियस के रूप में किया जाता है। क्लियर? तो ऑप्शन है 15 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, बिल्कुल गलत है। 30 मिनट के लिए 82 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, गलत है।
20 मिनट के लिए 72 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, यह भी गलत है। 30 मिनट के लिए 62 डिग्री सेल्सियस तापमान पर दूध को जब गर्म किया जाता है 30 मिनट के लिए, तो इसे दूध का पाश्चराइजेशन कहा जाता है। क्लियर। दूध के पाश्चराइजेशन की खोज, ध्यान रखेंगे, पाश्चराइजेशन की खोज लुईस पाश्चर के द्वारा किया गया था। पाश्चराइजेशन की खोज लुई पाश्चर के द्वारा किया गया था। इन्होंने ही रेबीज के टीके की भी खोज किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेडियो स्टेशन है 819 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति प्रसारित करता है। रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? आपका ऑप्शन है 3.66 गुने 10 मीटर। ऑप्शन बी है 3.66 गुने 10 टू द पावर 2 मीटर। ऑप्शन सी 3.66 गुने 10 टू द पावर 3 मीटर के बराबर होती है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3.66 गुने 10 टू द पावर 2 मीटर के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नए पैदा हुए बच्चों में बीसीजी का टीकाकरण किया जाता है। ऑप्शन है पैदा होने के तुरंत बाद। ऑप्शन बी 48 दिन के अंदर। ऑप्शन सी 7 दिन के अंदर। ऑप्शन डी 6 महीना के अंदर। आपका आंसर होगा कि 7 दिन के अंदर पैदा हुए बच्चों में बीसीजी, बेसिलस कॉलमेट ज्यूरिन, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ देता है, बेसिलस कॉलमेट ज्यूरिन, इसकी खोज कॉलमेट ज्यूरिन के द्वारा किया गया था, जिसके लिए इसका नाम ही रख दिया गया बीसीजी। बेसिलस कॉलमेट ज्यूरिन जो होता है वो बच्चे के जन्म के 7 दिन के भीतर दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहां किया गया है? ऑप्शन है गांधीनगर, अहमदाबाद, बीकानेर या पुणे। आपका सही आंसर होगा गांधीनगर, गुजरात में किया गया है। क्लियर। फ्रेंड्स, हम बार बार आपको कहते हैं कि जो भी हम क्वेश्चन देते हैं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका देते हैं और हम प्रयास करते हैं एनसीईआरटी के बेस्ट पर ही दे, और इसके अलावा जितना जितना कॉम्बिनेशन में जिस सब्जेक्ट से है उतने ही कॉम्बिनेशन में रेशियो में आपको देने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो को पूरा सुनने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। मानव शरीर में वसा का संचय होता है। ऑप्शन है एपिथेलियन कोशिका में। ऑप्शन बी एडिपोज टिश्यू में। ऑप्शन सी एपिडर्मिस में। ऑप्शन डी यकृत में। तो वसा का संचय मानव शरीर के किस बॉडी में होता है? तो एडिपोज टिश्यू में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु दाब यानी एयर प्रेशर्स जो होते हैं वो दर्शाता है सम दाब रेखाओं को, ऑप्शन बी सम ताप रेखाओं को, सम लवण रेखाओं को, या ऑप्शन डी इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं। सही आंसर होगा वायु दाब कहेंगे या वायुमंडलीय दाब कहेंगे, यह सम दाब रेखा यानी आइसोबार्स के द्वारा दर्शाया जाता है। क्लियर। अब ध्यान देंगे समान लवणता जो होता है वो आइसो हेलाइन होता है, जो कि आपको दिया हुआ आइसो हेलाइन होता है, जिसे सम लवणता कहा जाता है, समान लवणता को दिखाने वाली रेखा। जबकि ध्यान देंगे समताप जो समान तापमान जो होती है उसको आइसोथर्म के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन से स्थान को अद्वितीय प्रकृति वातावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था? आपका ऑप्शन है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क गुजरात में, उसे मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है उसे, ऑप्शन सी एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। किसे 1985 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो असम में स्थित है, इसी को 1985 ईस्वी में विश्व वन्यजीव अभ्यारण्य में शामिल किया गया था। क्लियर। अब इस मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गैंडा के लिए यह प्रसिद्ध है, और ध्यान रखेंगे यहाँ हाथी भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थलीय गोलार्ध किसे कहा जाता है? ऑप्शन होता है उत्तरी गोलार्ध को, दक्षिणी गोलार्ध को, पूर्वी गोलार्ध को, या पश्चिमी गोलार्ध को। आपका सही आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध के रूप में जाना जाता है। क्लियर। उत्तरी गोलार्ध में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में 60% भूमि जो होता है ना, वो भूमि स्थल के रूप में पाया जाता है। पूरे पृथ्वी का 60% भूभाग जो है, भूभाग
स्थल के रूप में है, स्थल के रूप में मौजूद है। पृथ्वी का 60% भूभाग स्थल के रूप में उत्तरी गोलार्ध में मौजूद है, जिसके कारण से इसे स्थलीय गोलार्ध के रूप में जाना जाता है। क्लियर। अब ध्यान रखेंगे बाकी का जो 40% है, बाकी का जो 40% है वह जल मौजूद है, यानी जलीय भाग है उत्तरी गोलार्ध में। क्लियर। और दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात करेंगे तो 81% भूभाग जो है, 81% भूभाग जो है यहां पर जल पाया जाता है, भूभाग जल है। और बाकी का 19% भूभाग जो है वह क्या है, स्थल है। तो इसी कारण से उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर जनसंख्या 23.5 डिग्री अक्षांश से 40 डिग्री अक्षांश के बीच मिलती है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन है यहाँ अधिक वर्षा होती है, ऑप्शन बी यहाँ प्राकृतिक संसाधनों का भंडार मिलते हैं, ऑप्शन सी यहाँ बहुमूल्य खनिजों का खनन होता है, या यहाँ उपर्युक्त जलवायु उपलब्ध है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ सभी चीज उपयुक्त मतलब ऊपर लिखा हुआ सभी जलवायु मिलती है, जिसके कारण से यहाँ जनसंख्या सबसे ज्यादा मिलती है। कहने का मतलब है अधिक वर्षा भी होती है, यहाँ प्राकृतिक संसाधन भी मौजूद है और बहुमूल्य खनिज खनन भी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई है? ऑप्शन है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, ऑप्शन बी बिहारी लैंग्वेज, ऑप्शन सी कल्चर ऑफ बिहार, ऑप्शन डी फोक टेल्स ऑफ बिहार। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर की घोषणा की गई है हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय अध्ययन करते हुए यदि आप नदी किनारे तटबंध पाते हैं तो क्या अनुमान आप लगाइएगा? आपका ऑप्शन है यह धनी इलाका है। अगर आप कोई नदी किनारे तटबंध पर टहल रहे हैं और क्षेत्रीय अध्ययन करना चाहते हैं तो आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? यह धनी इलाका है। ऑप्शन बी में यह क्षेत्रीय औद्योगिक विकास कर रहा है, ऑप्शन सी यह क्षेत्र में यातायात की सुविधाएं हैं, या यह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। आपका सही आंसर होगा यह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। अगर क्षेत्रीय अध्ययन का अध्ययन कर रहे हैं, क्षेत्रीय अध्ययन करते हुए नदी के किनारे आप जाते हैं और तटबंध आपको मिल जाता है, ढेर सारा नदी के किनारे ढेर सारा तटबंध आपको मिल जाता है, इसका मतलब है कि यह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, तभी तो तटबंध बनाया गया है। बस्ती को बचाने के लिए तटबंध बनाया जाता है, यानी नदियों से आए हुए बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बना दिया जाता है जिससे बस्ती को नुकसान न पहुंचे। तो यह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, इसलिए हमें तटबंध वहां मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा का आर्टेमिस फर्स्ट मिशन किस ग्रह या उपग्रह से संबंधित है? ऑप्शन है शुक्र, मंगल, चंद्रमा या बृहस्पति से। आपका सही आंसर होगा चंद्रमा से संबंधित होता है आर्टेमिस फर्स्ट, जो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? जिसका मैदानी, ऑप्शन में जिसका मैदानी भाग अधिक लंबा होता है, ऑप्शन बी जिसका पहाड़ी भाग अधिक लंबा होता है, ऑप्शन सी जिसके पानी में मिट्टी अधिक घुली होती है, ऑप्शन डी जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। आप ध्यान देंगे इसमें काफी क्लोज क्वेश्चन आंसर सभी दिया हुआ है। क्लियर। तो आप ध्यान रखेंगे नदी डेल्टा वही नदी बनाएगी जिसका मैदानी भाग जो होगा उसका विस्तार सबसे ज्यादा होगा। अब जब विस्तार सबसे ज्यादा होगा जिसके कारण से मिट्टी जो गाद होगा उसमें वह भी सबसे ज्यादा उसमें मौजूद होगा, तो सबसे प्राथमिकता तो ये है कि इसका मैदानी भाग जो होगा वह सबसे लंबा होगा, वही नदी डेल्टा बनाएगी। क्लियर। डेल्टा बनाने वाली नदी भारत में कई लगभग 90% नदियां डेल्टा बनाती है। भारत में नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदी है जो डेल्टा न बना के एस्च्यूरी का निर्माण करती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन है उष्ण आर्द्र जलवायु, ऑप्शन बी सवाना जलवायु, ऑप्शन सी भूमध्य रेखीय जलवायु, ऑप्शन डी मानसूनी जलवायु। तो बिहार की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु, ऑप्शन नंबर डी मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ध्यान देंगे, याद रखेंगे कि बिहार में मानसून जो होता है वो जून के द्वितीय सप्ताह तक प्रवेश कर जाता है। क्लियर। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि बिहार में औसत वर्षा जो होती है वो 112 सेंटीमीटर होती है। बिहार में औसत वर्षा
112 औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर तक होती है। बिहार की जलवायु को ध्यान देंगे तो 3 ऋतुओं में बांट दिया गया है। बिहार की जलवायु को 3 ऋतु में विभाजित है। कौन? बिहार की जलवायु 3 ऋतुओं में विभाजित है। एक तो ग्रीष्म ऋतु, दूसरा वर्षा ऋतु और तीसरा शीत ऋतु में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्युत्तर निकाय में बिहार के कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। अब ये ध्यान देंगे यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अंग्युत्तर निकाय में बिहार के कितने महाजनपदों का उल्लेख है? अंग्युत्तर निकाय में तो कुल 16 प्रकार के महाजनपदों का उल्लेख किया गया है अंग्युत्तर निकाय में। क्लियर? बौद्ध धर्म के अंग्युत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। लेकिन आप ध्यान इस बात का रखेंगे, इसमें पूछा बिहार के कितने महाजनपद। ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 3 महाजनपदों का उल्लेख बिहार के लिए किया गया है। और 3 महाजनपद कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखेंगे, मगध है, अंग है और बज्जी है। मगध, अंग और बज्जी है, बज्जी स्थित है। क्लियर? मगध की राजधानी जो रही थी, मगध की राजधानी की बात अगर हम सभी का करेंगे तो इस मगध की राजधानी रही थी पहले तो राजगृह रही, बाद में पाटलिपुत्र भी रही। अंग की राजधानी रही चंपा, जबकि बज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला भी रही थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संहिताबद्ध है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? ऑप्शन है अनुच्छेद 75 का 1, अनुच्छेद 75 का 2, अनुच्छेद 75 का 3 या अनुच्छेद 75 का 4। आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 75 के 3 में कहा गया है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। लेकिन इस बात को ध्यान रखेंगे कि सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे लोकसभा के प्रति, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मंत्री परिषद का व्यक्ति जो होगा व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जिट पोल एक नई व्यवस्था है, एक नई विद्या है, जिसमें क्या हो सकता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है, मतदान करके बाहर आए मतदाताओं के जवाब के आधार पर चुनाव परिणामों की भविष्यवाणी की जाती है, उसे ही एग्जिट पोल कहा जाता है। ए नंबर में। दूसरा में क्या है? टीवी के सामने विशेषज्ञ बैठकर विभिन्न क्षेत्रों से आए चुनाव परिणामों के आधार पर विभिन्न दलों के सीटों का अनुमान लगाते हैं। ऑप्शन सी, स्वयंसेवी संगठन द्वारा चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किए गए आंकड़े हैं, या उपर्युक्त में से सभी। ध्यान देंगे, एग्जिट पोल उसे कहा जाता है जब मतदान करके बाहर आए मतदाताओं के जवाब के आधार पर चुनाव परिणामों की भविष्यवाणी की जाती है, उसे ही एग्जिट पोल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है? ऑप्शन है लोक उपक्रम समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी प्रवर समिति या ऑप्शन डी विशेषाधिकार समिति। सही आंसर होगा प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। ध्यान देंगे, प्राक्कलन समिति में लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वह 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। ध्यान देंगे, प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 कहां से होते हैं? लोकसभा से, लोकसभा से होते हैं। लेकिन लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से क्या होता है 15 सदस्य जो होता है, 15 सदस्य लोकसभा से और बाकी का 7 सदस्य जो होता है वो राज्यसभा से होता है। क्लियर? ये बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है? ऑप्शन है एन एकेडमी, ऑप्शन बी बाइजूस, ऑप्शन सी डीएलएफ, ऑप्शन डी
टाटा। आपका सही आंसर होगा। बाईजूस जो है वह भारत की कंपनी बनी है जो कतर में आयोजित होने वाली फीफा विश्व कप की स्पॉन्सरशिप हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत कौन रहा है? ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन बी अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सही आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी का स्रोत जो रहा है वह भारत के लिए 75% हिस्सा जो है वो डायरेक्ट रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी से ही भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ है? ऑप्शन है समान मताधिकार से, ऑप्शन बी सर्व मताधिकार से, ऑप्शन सी सीमित मताधिकार से, ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार के आधार पर। सही आंसर होगा वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूडो में सोलोमाना शब्द का प्रयोग रेफरी करता है। पहली बात तो ये समझेंगे, जूडो खेल से संबंधित है सोलोमाना शब्द। कभी क्वेश्चन पूछ दे सोलोमाना शब्द का संबंध किस खेल से है, तो जूडो खेल से संबंधित है। अब इस शब्द का प्रयोग रेफरी के द्वारा किया जाता है और किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है खेल शुरू करने के लिए, ऑप्शन बी खिलाड़ियों को खेल से बाहर करने के लिए, ऑप्शन सी खिलाड़ियों को चेतावनी देने के लिए, या ऑप्शन डी खिलाड़ियों को रोकने के लिए। सही आंसर होगा खिलाड़ियों को रोकने के लिए सोलोमाना शब्द का इस्तेमाल रेफरी के द्वारा किया जाता है। क्लियर। अब ध्यान देंगे जूडो राष्ट्रीय खेल भी है। कहां का राष्ट्रीय खेल है? जूडो राष्ट्रीय खेल कहां का राष्ट्रीय खेल है? तो जापान का। ध्यान देंगे, याद रखेंगे, जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। क्लियर। अब मैट खेल परिसर जो होता है वो जूडो और कराटो और ताइक्वांडो खेल से संबंधित होता है। इसका खेल परिसर जो होता है, जूडो का खेल परिसर जो है वह है मैट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे मानसिक योग्यता मेंटल स्किल का खेल माना जाता है? ऑप्शन है खो खो, शतरंज, वॉलीबॉल, ब्रिज। तो आपका सही आंसर होगा शतरंज खेल जो है वो मानसिकता पर आधारित खेल माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वक्तव्य हैं जिनमें से कथन एक है और दूसरा कथन आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और जवाब देना है आपको। पहला कथन है सरकार द्वारा 1909 के सुधारों का मुख्य उद्देश्य सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनिष्ट करना है। ये तो बिल्कुल सही था कि विनिष्ट करना, राष्ट्रीय एकता को विनिष्ट करना 1909 ईस्वी के सुधारों का मुख्य उद्देश्य सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली इसीलिए लाया गया था। क्लियर। ऑप्शन दूसरा में क्या कहता है कि मुसलमान हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ करना कालांतर में राष्ट्रीय एकता के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुआ। ये भी बात सही है क्योंकि 1919 ईस्वी का जो अधिनियम लाया गया था उसमें सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को लाया गया था, जिसमें मुसलमानों के लिए एक अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र का चयन किया गया था जो अत्यधिक घातक सिद्ध हुआ। तो दोनों तो सही है और सॉरी दोनों सही है तथा ए की व्याख्या आर भी पूरी तरीका से कर रहा है। तो ऑप्शन बनता है ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक उदारवादियों का राजनीतिक चरण माना जा गया है। ऑप्शन है 1858 से 1885, ऑप्शन बी 1885 से 1905, ऑप्शन सी 1905 से 1919, ऑप्शन डी 1919 से 1967 ईस्वी। ध्यान रखेंगे 1985 ईस्वी से लेकर, क्योंकि कांग्रेस जो था वो प्रारंभिक उदारवादियों, अब कांग्रेस के बारे में, प्रारंभिक उदारवादी का मतलब कांग्रेस के बारे में कह रहा है कि उदारवादियों का राजनीतिक चरण माना जाता है 1885 से लेकर, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में, तो 1885 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक उदारवादियों का काल के रूप में जाना गया था। क्लियर। ध्यान देंगे फिर 1905 ईस्वी से, ध्यान रखेंगे 1905 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक या 19 ईस्वी तक, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1905 से 1919 ईस्वी तक उग्रवादी विचारधारा से प्रेरित था। उग्रवादी विचारधारा वाला राजनीति रहा था, यानी गरम दल का काल रहा था। ब्रैकेट में लिख लेंगे गरम दल का काल रहा था।
यहां तो था नरम दल, नरम दल भी कहा जाता है या उदारवादियों का दल कहा जाता है। और उसके बाद 1919 ईस्वी के से लेकर बाद का जो काल आया 1947 ईस्वी तक, इसको 67 से हटा के अगर 47 कर देंगे तो 1919 से लेकर 1947 ईस्वी तक के काल को गांधी, भारत के राजनीतिक व्यवस्था में गांधी काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हमने विश्वास स्वीकार नहीं किया तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर विनष्ट हो जाएगा। यह कथन किसका था? आपका ऑप्शन है सरदार पटेल का, जवाहरलाल नेहरू का, मौलाना अबुल कलाम आजाद का या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। आपका सही आंसर है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि अगर हमने विभाजन स्वीकार नहीं किया तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर विनष्ट हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर। सरदार पटेल ने यह भी कहा था यदि हम पाकिस्तान के मांगों को स्वीकार नहीं करते हैं तो प्रत्येक कार्यालय में एक पाकिस्तान होगा। इस कारण 20% खोकर 80% भाग को एक स्वस्थ भारत बनाया जा सकता है। तो सही बात है कि उससे बढ़िया है कि पूरा भारत जो है इसका 20% भाग क्यों न पाकिस्तान बना दिया जाए और 80% भूभाग को भारत के वह एक अखंड भारत बनाया जाए। तो यह बात भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही कहा गया था। इस लिहाज से गांधी जी ने कहा था मेरे लाश पर विभाजन पर गांधी जी ने कहा था कि मेरे लाश पर भारत का विभाजन होगा। जब विभाजन की बात हुई तो गांधी जी ने कहा था और सब कोई उत्तरदायी समझता है गांधी जी को, यही बंटवारा कराए, ऐसा बात नहीं था। उसके बाद गोविंद वल्लभ पंत जी जो थे वो विभाजन के बारे में क्या कहते हैं, आज आत्महत्या या पाकिस्तान में एक को चुनना होगा। गोविंद वल्लभ पंत का कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94वां अकादमी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कोडा को दिया गया है, बिल्कुल बात सही है। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया है 94वां अकादमी अवार्ड के तहत। ऑप्शन सी में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चेस्टेन को दिया गया है, यह भी बात सही है। तो प्रयुक्त में से सभी बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय कांग्रेस का वास्तुविद किसे माना जाता है? ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, A.O. ह्यूम, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी गोविंद रनाडे। सही आंसर होगा एलन एक्टोबियन ह्यूम को अखिल भारतीय कांग्रेस का वास्तुविद माना जाता है या जनक माना जाता है। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया था। इन्हीं के प्रयास से 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कांग्रेस शब्द जो है वो अमेरिका की संसद से लिया गया एक शब्द है। क्लियर। अब कांग्रेस की पहली बैठक जो हुई थी, जब कांग्रेस की स्थापना की बात हुई 1850 ईस्वी, तो बंबई के संस्कृत तेजपाल विद्यालय के प्रांगण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कहां की गई थी? बंबई में की गई थी। बंबई में किया गया था और वो भी संस्कृत तेजपाल विद्यालय के प्रांगण में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1829 ईस्वी में पारित सती प्रथा कानून के किस नियम में यह कहा गया कि विधवाओं को जीवित जलाना अपराध है? ऑप्शन है 15वें नियम, 16वें नियम, 17वें नियम या 19वें नियम। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 17वें नियम में कहा गया है 1829 ईस्वी में सती प्रथा कानून के अंतर्गत कि विधवाओं को जीवित जलाना एक अपराध है, और जिसके तहत हमने कई बार चर्चा किया है कि सती प्रथा कानून को लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में राजा राम मोहन राय के प्रयास से समाप्त किया गया था धारा 17 लगा के, और इसी धारा 17 में कहा गया है कि विधवाओं को जीवित जलाना अपराध घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उषा मेहता ने भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना कहां की थी? ऑप्शन है बिहार में, नेपाल के जंगलों में, दिल्ली में या बंबई में। सही आंसर होगा नेपाल के बिलास जंगल में, ये भी ध्यान रखेंगे, बिलास जंगल में, नेपाल के बिलास जंगल में ही उषा मेहता के द्वारा भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई थी। ध्यान देंगे। नेपाल के उषा मेहता ने भूमिगत रेडियो उषा मेहता के द्वारा, तो उषा मेहता के द्वारा नेपाल नहीं होगा, उषा मेहता के द्वारा
नेपाल न होके बंबई में, उषा मेहता के द्वारा बंबई में भूमिगत रेलवे रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई थी। जबकि नेपाल के बिलास जंगल में जयप्रकाश नारायण के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो जीरो ऑपरेशन आवर के द्वारा सभी गिरफ्तार कर लिया गया था, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा आजाद दस्ता, जयप्रकाश नारायण द्वारा आजाद दस्ता नामक एक गुप्त संस्था की स्थापना किया था। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? ऑप्शन है समुद्री डंपिंग, घर का कचरा, तट पर मछली पकड़ना, ऑप्शन डी तेल फैलाना। आपका सही आंसर होगा तट पर मछली पकड़ने से किसी भी प्रकार का जल प्रदूषण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम क्या तात्पर्य होता है? पीएम जो होता है वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम एक शब्द आता है, इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन है प्रदूषक पदार्थ यानी पॉल्यूटेंट मैटर, ऑप्शन बी खार जलाने वाला पदार्थ यानी पंजेंट मैटर, ऑप्शन सी कणिकीय पदार्थ यानी पार्टिकुलर मैटर, ऑप्शन डी प्रसरण पदार्थ यानी प्रोलिफरेशन मैटर। आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी कणिकीय पदार्थ यानी पार्टिकुलर मैटर होता है पीएम का तात्पर्य। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत जिला अंतर्गत बारदोली तालुके के किसान ने बारदोली सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया था? आपका ऑप्शन दिया हुआ है क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने भू राजस्व की दरों में 30% वृद्धि की घोषणा की थी, ऑप्शन बी क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने भू राजस्व की दरों में 35% की घोषणा की, ऑप्शन सी क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने भू राजस्व की दरों में 40% की घोषणा की, ऑप्शन डी या किसानों या महिलाओं पर सरकार ने अत्याचार करना प्रारंभ किया। तो सूरत में यानी गुजरात में जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, इस बारदोली सत्याग्रह का प्रमुख कारण रहा था क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने वहां पर भू राजस्व की दरों में 30% की वृद्धि की घोषणा कर दी। इसके लिए बारदोली सत्याग्रह शुरुआत किया गया था, वहां की महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया था और इसका नेतृत्व, इस बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। क्लियर। और सरदार की उपाधि भी इसी बारदोली सत्याग्रह में वहां की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है? ऑप्शन है ओजोन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प या हाइड्रोजन। आपका सही आंसर होगा हाइड्रोजन किसी भी प्रकार का ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। क्लियर। अब ग्रीन हाउस गैस का मुख्य जो स्रोत होता है, सबसे ज्यादा स्रोत जो होता है ग्रीन हाउस गैस का, वह होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं की प्रजातियां ज्यादातर किसके कारण लुप्त प्राय हो रही है? ऑप्शन है आवास विखंडन, अम्ल वर्षा, अत्यधिक शिकार या पानी की कमी। आपका सही आंसर होगा आवास विखंडन के कारण जो होती है वो ज्यादातर प्रजातियां जो है वो विलुप्त हो रही है, क्योंकि आवास हम लोग घेर रहे हैं। जनसंख्या में वृद्धि है मानव का, इसलिए उसके प्राकृतिक आवासों पर भी हमला किया जाता है, जिस कारण से पशुओं के प्रजातियां लुप्त हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलग्राम युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम हुआ। ऑप्शन है शेर खां की सेना में अपार उत्साह की वृद्धि हुई, ऑप्शन बी शेर खां का बंगाल व बिहार पर अधिकार हो गया, ऑप्शन सी हुमायूं पूर्ण रूप से पराजित हुआ और उसकी विशाल सेना क्षतिग्रस्त हो गई, ऑप्शन डी सूर साम्राज्य की नींव पड़ गई। सही आंसर होगा कि बिलग्राम युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम जो हुआ वो यह हुआ कि हुमायूं को शेर शाह सूरी पूरी तरीका से पराजित कर दिया और दिल्ली पर सूर साम्राज्य की स्थापना हो गई, यानी शेर शाह सूरी दिल्ली का सम्राट बना। क्लियर। ध्यान रखेंगे बिलग्राम का युद्ध हुआ कब था, तो याद रखेंगे 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। क्लियर। जबकि इसी से रिलेटेड 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध भी शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उत्कृष्ट महिला या मीडिया कर्मी को
2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ध्यान रखेंगे, सबसे पहली बात तो ये कि चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दिया जाता है मीडिया के क्रम में। क्लियर, मीडिया के पत्रकारिता के क्षेत्र में चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया जाता है। 2021 का चमेली देवी जैन पुरस्कार ऑप्शन है श्वेता मिश्रा, स्वाति चौधरी, रश्मि कुमारी या आरिफा जौहरी को। सही आंसर होगा आरिफा जौहरी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमाता कर्णवती कहाँ की शासिका संरक्षिका थी? ऑप्शन है मालवा, चित्तौड़, जयपुर या बीकानेर। आपका सही आंसर जो होगा चित्तौड़ की महारानी थी। राजमाता कर्णवती का संबंध चित्तौड़ से रहा था। क्लियर, और यह राणा सांगा की पत्नी थी, ये भी ध्यान रखेंगे। राणा सांगा की पत्नी थी कर्णवती, राणा सांगा की पत्नी थी। कर्णवती राजा विक्रमजीत की राजमाता और संरक्षिका भी रही थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर में शासन करने वाले वंशों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन है तुलुब, सुलुब, अराविडु, संगम। ऑप्शन बी संगम, अराविडु, सुलुब, तुलुब। ऑप्शन सी संगम, सालूब, तुलुब और अराविडु। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया था, संगम, सलूब, तुलुब और अराविडु वंशों ने। क्रम से है संगम, सलूब, तुलुब एवं अराविडु वंश ने शासन किया था, जो 14वीं शताब्दी में उद्भव हुआ था। 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक विद्वान के द्वारा, 2 भाई के द्वारा 1336 ईस्वी में किया गया था। क्लियर, और इसकी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी की अगर बात किया जाए तो इसकी राजधानी हम्पी, वर्तमान कर्नाटक में स्थित थी इसकी राजधानी। इसमें सबसे शक्तिशाली जो राजवंश हुआ वो कृष्णदेवराय का तुलुब वंशीय शासक कृष्णदेवराय सबसे शक्तिशाली जो रहा वह तुलुब वंश का रहा, और उसमें भी कृष्णदेव राय रहे थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ किया क्योंकि वह, ऑप्शन है व्यापार एवं वाणिज्य को प्रोत्साहन देना चाहता था। ऑप्शन बी शक्तिशाली सैन्य संगठन के रखरखाव के व्यय में कटौती करना चाहता था। ऑप्शन सी बाजार में मुसलमानों को विशेष सुविधा देना चाहता था। या ऑप्शन डी राजकीय अधिकारों के लिए विशेष प्रबंधन करना चाहता था। आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, शक्तिशाली सैन्य संगठन के रखरखाव के व्यय में कटौती करना चाहता था। यही कारण है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली को प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर, अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी की भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ऑप्शन बी अपार धन प्राप्त करना। ऑप्शन सी अपनी ख्याति बढ़ाना। ऑप्शन डी विशाल साम्राज्य स्थापित करना। आपका सही आंसर होगा कि महमूद गजनवी भारत पर जब आक्रमण किया था तो उसका मेन उद्देश्य जो रहा था वह रहा था अपार धन को लूटने के उद्देश्य से यह भारत आया था। लेकिन जब भारत में आया तो खूब लूट खसोट किया, खूब मंदिर उंदिर को लूटा महमूद गजनवी में। 17 बार यहाँ तक कि भारत पर आक्रमण किया, और 17वां बार आक्रमण जो किया वो धन की प्राप्ति के लिए ही किया। लेकिन जब यहाँ आया तो इसका एक और उद्देश्य बन गया कि यहाँ धर्म का प्रचार प्रसार भी करना प्रारंभ किया। तो इसका प्रारंभिक मुख्य उद्देश्य तो यही रहा था कि अपार धन की प्राप्ति करना। हालांकि बाद में इस्लाम धर्म का भी प्रचार प्रसार महमूद गजनवी ने भारत में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन में दिया हुआ है पर्यावरण अनुकूल राजमार्ग के विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी गरीबों को कल्याण को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी सड़कों को हरा भरा रखने के लिए कार्य करने वाली गैर सरकारी संगठन की सुरक्षा करना। ऑप्शन डी अधिक वर्षा होने के लिए उपाय करना। आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गरीबों को कल्याण करने के लिए ग्रीन हाईवे पॉलिसी है। तो ग्रीन हाईवे पॉलिसी जो है
वो पर्यावरण अनुकूल राजमार्ग के विकास को बढ़ावा देने के लिए 2015 में पॉलिसी लाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन यानी लैंड लॉक देश है? अब जाहिर सी बात है कि बंदरगाह विहीन यानी कोई भी बंदरगाह नहीं मौजूद है। बंदरगाह कब रहेगा उसमें? जब समुद्री इलाका से वह देश टच करेगा। कहने का मतलब है कि बंदरगाह विहीन है, बंदरगाह कोई है ही नहीं, यानी समुद्र से वह टच करता ही नहीं है कंट्री। इसका मतलब लैंड लॉक कंट्री है, चारों तरफ भूमि ही भूमि उसका है, कोई समुद्र से लेना देना उसको नहीं है। अब आपका ऑप्शन है अजरबैजान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश। आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कजाकिस्तान जो है वह लैंड लॉक कंट्री में के अंतर्गत शामिल किया जाता है, अतः यह एक बंदरगाह विहीन देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की कला का विकास किसके द्वारा किया गया था? आपका ऑप्शन है राष्ट्रकूट, पल्लव, चालुक्य या चोलों के द्वारा। आपका सही आंसर होगा पल्लव शासक ने सर्वप्रथम भारत में मंदिर को काटकर पत्थर को काटकर, शिलाओं को काटकर, पर्वतों को काटकर मंदिर बनाने की कला की शुरुआत पल्लव वंश के शासकों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्लियर? इसी के अंतर्गत पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन प्रथम ने, पल्लव वंश के ही थे नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा महाबलीपुरम का रथ यानी मंदिर का निर्माण किया गया था। यह रथ मंदिर जो है वो शैल काटकर यानी पत्थर को काटकर बनाए गए मंदिर का अद्भुत नमूना प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सार्वजनिक खाता, ऑप्शन बी समेकित खाता, ऑप्शन सी बजट या ऑप्शन डी राजस्व खाता। आपका सही आंसर होगा बजट कहा जाता है। बजट शब्द चमड़ा की थैली, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ जो होता है चमड़े की थैली। और ये भी बात ध्यान रखेंगे, चमड़े की थैली, ये भी बात ध्यान रखेंगे कि बजट शब्द की चर्चा भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। वार्षिक वित्तीय बजट की चर्चा अनुच्छेद 112 में किया गया, 112 में किया गया है, उसी को बजट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन है अमेठी, वाराणसी, इंदौर और कोटा। आपका सही आंसर होगा इंदौर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य को नामित किया जाता है? अब भारत का राष्ट्रपति है, राज्यसभा का सदस्य है, तो राज्यसभा के सदस्य ऑप्शन है 12, 10, 8 या 6। तो राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जबकि लोकसभा में 2 आंग्ल व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है विधान परिषद, वरिष्ठ सदन, उच्च सदन या निम्न सदन। तो राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से या वृद्ध सदन या इसी को और कहा जाता है द्वितीय सदन, उच्च सदन, वृद्धों का सदन, द्वितीय सदन, राज्यसभा, ये सभी राज्यसभा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है औद्योगिक पिछड़ापन, जनसंख्या वृद्धि, कुटीर उद्योगों का पतन या दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। आपका सही आंसर होगा दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली जो है वो भारत में शिक्षित बेरोजगारी का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मूल्य वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है न्यून उत्पादन, ऑप्शन बी रहन सहन का उच्च स्तर, ऑप्शन सी उत्पादन की अपेक्षा जनसंख्या में अधिक वृद्धि, ऑप्शन डी कृषि का पिछड़ापन। आपका सही आंसर होगा भारत में मूल्य वृद्धि का कारण यह है कि उत्पादन की अपेक्षा जनसंख्या में अधिक वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश की प्राकृतिक संपदा का मुख्य स्रोत होता है? ऑप्शन है जल, वन, भूमि या खनिज। आपका सही आंसर होगा जल जो है वो प्राकृतिक संपदा होता है। क्लियर? तो ये 75 क्वेश्चन हमारा बीएसएससी का सेट प्रैक्टिस रहा फ्रेंड्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो यूजफुल होता है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो जब बनाएं
तो आपके पास पहुंच जाए। लाइक कर लीजिएगा वीडियो को। इसके अलावा इसे शेयर भी कर दिया कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी यह लाभदायक हो सकता है तो सब इसे शेयर भी कर दिया कीजिएगा। आज की सेवा को देते हैं विराम। फिर से मिलेंगे अगले सेट प्रैक्टिस में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा अपनों से बड़ों का सम्मान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।